भारत के लोगों के सहयोग, हिंदुओं के सहयोग से रामलला का और उसको लेकर आप मार्केट में जा रहे हैं, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? 14 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा का उपचुनाव, और मैं कह सकता हूँ कि इस बार 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। नहीं, लेकिन हमारी चंपाई जी से परसों मुलाकात हुई थी या लंबी चौड़ी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट और ईमानदारी के साथ सरकार चलाऊंगा। नोटों के बंडल में इसके बाद भी कल्पना सोरेन कह रहे हैं कि उसको फंसाया गया। भैया आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। और इस चुनावी समर में हमारे साथ है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल जी, बहुत पहले तो बहुत आपका स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। पहला मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आप जितोड़ मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद जो पहला चरण का चुनाव, झारखंड का पहला चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, आपकी क्या राय है? नहीं, झारखंड में जो चौथा चरण का जो चुनाव था देश में, झारखंड का पहला चरण, हाँ, देश का चौथा चरण और झारखंड का पहला चरण, ये 4 सीटों पर चुनाव था। और पहले ही हम 3 सीट जीते हुए थे और 1 सीट जो हम नहीं जीते थे, जो जीती हुई थी, वो सांसद भी फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं चारों के चारों सीट हमारा जीता हुआ ही था। और आज भी मैं कह सकता हूं कि चारों सीट हम जीत रहे हैं और अच्छे मतों से हम जीत रहे हैं, कहीं कोई दुविधा नहीं है उसमें से। बाबूलाल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, जब चुनाव शुरू हुए तो बीजेपी ने नारा दिया कि हम 400 पार, इस बार 400 पार। जाहिर तौर पे बहुत एक बड़ी संख्या आपके पास, बीजेपी के पास थी, वहाँ पे 370-75 के आसपास 400 पार का नारा दिया जाता है। ठीक उसको काउंटर करने के लिए इंडी गठबंधन ने ये चारों तरफ ये शोर मचाता है या चीज़ों को सामने लाता है कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण, माने जो संविधान है उससे बदल दिया जाएगा। मोदी जी ने कई सभाओं में कहा कि हमारी जो बातें हैं उसमें ये साफ तौर पे है कि संविधान अक्षुण्ण रहेगा। आपका क्या मानना है? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने खुद उसके उत्तर उन्होंने दे दिया और लगभग झारखंड के जितनी भी सभा में वो आए, सभी जगहों पर उन्होंने कहा कि अपोजिशन के लोग जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, चूँकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी कहते हैं कि रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे, कभी कहते हैं संविधान को बदल देंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ कहा कि मेरे रहते और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद भी रहेंगे तो किसी की कोई मजाल नहीं होगी कि संविधान को कोई समाप्त करेंगे और एसटी, एससी और ओबीसी के रिजर्वेशन को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। इन्होंने साफ साफ कह दिया है, तो इसलिए उस पर आप जनता को कोई दिग्भ्रमित नहीं कर सकता है। लेकिन चूँकि अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक प्रकार से वो लोग मुद्दा विहीन हो चुके हैं, और जिस प्रकार से जनता के बीच उनका चेहरा जिसको कहते बेनकाब हो चुका, तो इसीलिए इसी प्रकार की दुष्प्रचार के सहारे वो इस चुनाव को पार करना चाहते हैं। तो लोगों की गलतफहमी है, और क्योंकि जनता उन लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से पहचान चुके हैं, क्योंकि 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और पहले भी बहुमत थी 14 में भी, और अभी तो 303 सीटें ला करके बीजेपी, एनडीए की मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर उसमें से कुछ करने को होता तो कुछ कर लिया होते। तो लोगों को इस बात की अच्छी तरह से पता है, बल्कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लोग हैं उनके लिए भी 10% की रिजर्वेशन कर दिए। लेकिन अभी इंडी के जो नेतागण घूम रहे हैं या जो प्रचार उनकी चल रहे हैं, उनका कहना है कि जो सबसे आपका जो महत्वाकांक्षी योजना है और जो धरातल में शायद आपको भी दिखा होगा, मुफ्त राशन,
और माताओं का इलाज, शौचालय, ये कितना प्रभावशाली है। और इसके टक्कर में जो वो चीज़ें, जैसे आप 10 किलो राशन देते हैं, 15 किलो, तो वो कहते हैं कि हम 20 किलो देंगे। तो कहाँ ये इफेक्ट कर गया क्या, ये मुद्दा पकड़ लिया है क्या? नहीं, निश्चित रूप से आज वो लोग बैकफुट पर है और इस कारण से देश के प्रधानमंत्री इन 10 वर्षों में गरीबों को घर उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री आवास, गरीबों के घरों में शौचालय का निर्माण, जो गरीब कभी सोच नहीं सकता था कि हमारे घर में भी गैस के चूल्हा होंगे, गैस के कनेक्शन होंगे, अब गरीबों के घरों तक पहुंचा दिए। गरीब कोई भूखे नहीं सोए, इसको भी देश के प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित की और देश के 80 करोड़ की आबादी को प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। और साथ ही बीमार होने पर आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपया तक की बीमा, वो भी अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। तो ये ऐसे जो कह सकते हैं सर्वसामान्य लोगों से जो जुड़ा हुआ इशू है, मामला है, तो ये हर कोई देख रहा है। और झारखंड में तो मैं लोगों से कहता हूँ 2 बातें कि भाई आज जो इंडी अलायंस के जो लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, राजद हो, वास्तव में लोग झारखंड के भी विरोधी रहे हैं। 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, झारखंड नहीं बनाया, बल्कि झारखंड आंदोलन करने वाले जो नेता थे, पहले जयपाल सिंह को अपने दल में मिलाया, शिबू सोरेन को पैसा दिया, झारखंड नहीं दिया, बाद में पकड़े गए तो तिहाड़ जेल भेज दिया। तो कहने का अर्थ है कि अगर झारखंड के लोगों की भावनाओं का ये लोग अगर सम्मान देते, आदर देते और ध्यान रखते, यहाँ के लोग इतने वर्षों से मांग कर रहे हैं, तो 55 साल कांग्रेस ने राज किया था, कब का झारखंड बन गया होता। और जेएमएम के लोग, झारखंड के लोग, पार्टी के लोग, इन्हीं लोगों के साथ सदैव दोस्ती रहे आज भी। दूसरा मैं कहता हूँ कि भाई ये लोग विकास के भी विरोधी है। आज अगर गांव तक सड़क पहुंची है, नदी नाला में पुल बना है, घरों तक बिजली पहुंची है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। नहीं तो हम लोग लालटेन और डिबरी जला करके लाइट प्रकाश लाते थे। तो गांव के लोग इस बात को समझ रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास की जो रोशनी है, विकास की जो किरणें हैं, वो गांव तक, घरों तक पहुंचाया हुआ है। बाबूलाल जी, सबसे महत्वपूर्ण ये और अभी का जो संजीदा सवाल ये है कि आप राज्य का पहला मुख्यमंत्री रहे और आप जो आज से 1 सप्ताह पहले एक 35 करोड़ रुपया एक मंत्री के, पीएस के नौकर के पास से पकड़ा जाना, क्या आप जब वनांचल आंदोलन करते थे या जब आप वनांचल में या झारखंड का जो आंदोलन चल रहा था, उस समय सोचे थे कि इस तरह से झारखंड डिरेल्ड करेगा? इसको लेकर आपका मत क्या है? ये मैं इस बात को शुरू से कहते रहा हूँ लोगों को, जो कि झारखंड नामधारी दल जब आंदोलन उस समय कर रहे थे, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम लोगों ने करीब से देखा था आंदोलन करते हुए। उस समय भी वो लोग पैसा कमाते थे, आंदोलन में भी। उस समय बड़ी चर्चा होती थी कि लोग जब बड़ा आंदोलन करना होता था तो नक्केबंदी लोग करते थे। तो उस समय ध्यान में आता था कि नक्केबंदी नहीं, पैसे लेकर के गाड़ी को लोग पास कराते थे, तो हम लोग उसको टक्केबंदी कहते थे। तो ये ध्यान में आता है, जो व्यक्ति आंदोलन करता है वो आंदोलन भी प्रामाणिकता नहीं होता है, पैसे के लिए करते हैं। तब मैं लोगों से कहता था कि भाई इस प्रकार की जो आंदोलन से पैदा हुए लीडर्स, जब सत्ता भी मिलेगा तो यही धंधा ये लोग करेंगे, यानी नोट को ही बटोरने का काम करेंगे। इसलिए हम कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं थे। हाँ, मैं वही कह रहा था। तो अब जब सरकार इन लोगों की बनी, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, इस बार कांग्रेस, जेएमएम, राजद, ये लोगों ने सरकार बने, तो शुरू दिनों से मैं ये कहते रहा हूँ कि भाई ये लोग परिवार और पैसे के लिए लोग राजनीति करते हैं। काम ये लोग कर नहीं रहे हैं जनता के लिए, बल्कि कमाने में लोग लगे हुए हैं। और वही कमाई का पैसा अब निकल रहा है। आप कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। उनके निजी सचिव, उनके नौकर के घर में 35 करोड़ से अधिक नोटों के पहाड़ मिलना, ये बिल्कुल हमारे जैसा सोच भी नहीं सकता है। भाई हम भी भारत सरकार में मंत्री रहे हैं और एमपी भी रहे हैं, राज्य सरकार में
ढाई वर्षों तक करीब करीब हम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आज भी हम विधायक हैं, कभी हमने देखा नहीं इतना पैसा। और वो भी एक नौकर के यहाँ पैसा इतना बड़ा मिले जाखिरा, तो आप सोच सकते हो क्या ये लोग काम कर रहे थे। तो हम जब लोगों से कहते थे शुरू में कि भाई ये लोग कमाने में लगे हुए हैं, बालू बेच के कमा रहे हैं इलीगल, पत्थर बेच के लोग कमा रहे हैं, कोयला बेच के लोग कमा रहे हैं, ज़मीन बेच के लोग कमा रहे हैं, यहाँ तक कि मिलिट्री का सेना की ज़मीन को भी ये लोगों ने हेर फेर करके बेचा। तो ये कौन नहीं जानता है। यहाँ जो आदिवासी की लोग राजनीति करते हैं, आदिवासियों की भुइहारी ज़मीन है, पहनाई ज़मीन है, जो स्लेबल नहीं होता है, लेकिन उसकी भी फर्जी कागजात बना करके उसको भी ये लोगों ने बेच डाला प्लॉटिंग करके, और उसको भी बाउंड्री वॉल घेरा। आज उसी कारण से हेमंत सोरेन भी जेल में है, वही पैसा के कारण आज आलमगीर आलम भी जेल में है। नहीं, ये एक बार बार इंडी गठबंधन या जो यहाँ जेएमएम कांग्रेस का राज सरकार है, वो ये आरोप बीजेपी पर लगाते रही है कि, या पूरे देश में ये लगाते रही है ये कि भाई आप तो एजेंसियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये सही है? आप बाबूलाल जी क्या कहेंगे, क्या आपके साथ एजेंसी खड़ी है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि पार्टी के लिए नहीं, एजेंसी स्वतंत्र होती है। पहले के ज़माने में एजेंसी को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया जाता था। एजेंसी तो कांग्रेस ने बना ली थी, आज से थोड़ी एजेंसी बनी हुई है, कांग्रेस के काल में बनी है, लेकिन उसको बना करके एक प्रकार के पिंजड़े में रख दिया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने एजेंसी को स्वतंत्र कर दिया कि भाई आपका जो काम है उसको करिए, और उसके बाद वो लोगों ने काम करना शुरू किया। और आप देख रहे होंगे, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, देश के प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि पॉलिटिशियन तो मुश्किल से 3% है। 97% जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो तो या तो ड्रग्स माफिया हैं या आर्म्स सप्लायर है। तो इस प्रकार की जो बहुत सारे जो रैकेट्स है देश भर में जो काम करते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ में, उन सारे लोग पकड़ में आ रहे हैं। तो जो लोग काला धन को जनरेट करते हैं या काला धन को संचालित करते हैं, ऐसे लोग पकड़े गए हैं। और 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति भी जब्त हुई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नहीं तो पहले तो इनको यूं ही लोगों ने बंद करके रखे हुए थे। तो भाई जिस एजेंसी का काम है, अब झारखंड में ये लोग क्या बोलेंगे? भाई पहले भी पूजा सिंघल के ठिकानों पर एडी वालों ने छापा मारा तो 19 या 20 करोड़ रुपया मिला, नगद मिला। और अभी फिर 35 करोड़। और इसके बाद तो ये क्या बोलते हैं, जब पूरा प्रमाण ही बिल्कुल सब दिख रहा है तो क्या देहात में कहावत है ना, क्या बोलते हैं, हाथ कंगन को आरसी किया, फारसी किया। तो ये सब देखा तो दुनिया के लोगों ने, और इसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को फंसाया गया। भाई आखिर वो एक नौकर के यहाँ इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो स्वाभाविक है इन लोगों का पैसा उन्होंने रखा है। बाबूलाल जी, एक सवाल ये भी है कि आप भी आदिवासी नेता हैं, कई आदिवासी नेताओं को मैं जानता हूं, लेकिन आपको ये लगता है कि जब सोरेन परिवार 104 संपत्ति का ब्यौरा हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में देती है, तो क्या शिबू सोरेन तो जल जंगल जमीन का लड़ने वाला नेता थे, इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? देखिए, ये तो वो लोग बताएंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आदिवासी की बातें ये लोग जरूर करते हैं, लेकिन एक प्रकार से आदिवासी का नाम जपना यानी अपने आप को पापों को ढांकने की लोग कोशिश करते हैं। भाई आदिवासियों के पूर्व के कई एक सांसद रहे, मंत्री रहे, अगर उन लोगों के जीवन को आप देखेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा उनके यहाँ। हमने अभी जयपाल सिंह का ही नाम लिया, कांग्रेस ने उनको अपने पल्ले में मिला लिया, बाद में क्या हो, लेकिन उनकी कहीं कोई, उनके पुत्र आज भी लोग हैं, कहीं कोई उनके पास संपत्ति नहीं है। आपके झारखंड पार्टी के एनी होरो लीडर थे, कहीं कोई आप नहीं देखेंगे उनके बाल बच्चे को कोई, कहीं कोई संपत्ति नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे असंख्य लोग हैं। आज भी कड़िया मुंडा जी है, मंत्री भी भारत सरकार में रहे, लोकसभा में उपाध्यक्ष भी रहे और लंबे समय तक विधायक और सांसद रहे, आज भी उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं। ऐसे कई लोग हैं
जिनको आप देखेंगे, मैं आदिवासी समाज की बात करूँ, अच्छे स्कॉलर रहे हैं, कार्तिक उरांव का नाम अभी आप ले सकते हैं, कोई उनकी प्रॉपर्टी कहाँ कुछ किया है इस सब में। तो ये लगता है कि ये तो पूरी तरह से जिस प्रकार से इन्होंने हाई कोर्ट में जो सबमिट किया है, तो देख करके लगता है पता नहीं कि खाली संपत्ति को बनाने का ही लगता है काम कर रहे हैं ये। बाबूलाल जी, ये कहते हैं हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी ये कल्पना सोरेन ये कहती हैं कि उनके पति के साथ अन्याय हुआ, ज़बरदस्ती बीजेपी मैंने आप लोगों ने उनको जेल में डलवा दिया, और ये पब्लिक को जाके ये बातें कहना, और जेल से हेमंत छूटेगा आंदोलनकारी के रूप में एक पोस्टर लगाया जाता है, आपका क्या मानना है? देखिए, मैं तो इतना कहता हूँ कि आपने देखा होगा कि हमने राज्य के मुख्यमंत्री उस समय जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, और कई एक गड़बड़ी जब हमारे संज्ञान में आता था, मैं सरकार को पत्र लिखता था कि भाई यहाँ ये गड़बड़ी हो रही है। आपको पत्र तो नोट के ढेर में मिल रहे हैं, लेकिन उस पत्र का एक भी कोई जवाब तो छोड़ दीजिए, उसका एक्नॉलेजमेंट तक नहीं मिला। हम लोगों से कहते हैं कि भाई अगर उन्होंने उस पत्र पर संज्ञान लिए होते तो आज इस प्रकार की स्थितियां नहीं पैदा हुई। मैं एक दो उदाहरण कहूँगा। आप सबने देखा होगा कि पूरा टेलीविज़न, जो कि प्रेस भी विधानसभा के प्रेस गैलरी में बैठे रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सीनियर विधायक सीपी सिंह जी मंत्री भी रहे हैं सरकार में, और फिर विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। रांची डीसी के ऊपर उन्होंने सदन में खड़े होकर के आरोप लगाया। उन्होंने आरोप क्या लगाया कि यहाँ के जो डीसी है, आर्म्स के लाइसेंस में ये 3 लाख या 5 लाख रुपया लेते हैं। उन्होंने खड़े होकर के कहा। मैं लोगों से कहता हूं कि भाई हेमंत सोरेन, अगर हम मुख्यमंत्री होते और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की सदन में आवाज उठाएंगे तो हम चेंबर जाते और विधायक को हम बुलाते, और उसके बाद डीजी पुलिस को बुलाते, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को बुलाते, और देन इन देयर कहते इस मामले की जांच कराओ, और दोषी पाया जाए तो उस अफसर के ऊपर कार्रवाई करते। तो क्या हेमंत सोरेन ने कार्रवाई किया? भाई, एक सीनियर विधायक सदन में बोल रहे हैं और आप कुछ कर नहीं रहे। कल्पना बतावे आखिर विधानसभा में विधायक क्यों जाते हैं? इसलिए कि जनता के सवालों को उठाने के लिए जाते हैं। उनको उम्मीद होती है कि सर्वोच्च अदालत है, यहाँ से हमको न्याय मिलेगा, और वहाँ उनकी आवाज़ उठाने के बाद भी अगर सरकार, हेमंत सोरेन ने कुछ भी कार्रवाई नहीं किया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यही होता है ना, आप चिल्लाते रहिए, हमको जो धंधा करना है, चूँकि कमा के उनको पैसे दे रहे थे, हमारा साफ आरोप है। कल्पना सोरेन बतावे, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, टेलीविजन में भी ऑन रिकॉर्ड होगा सीपी सिंह का। है ऑन रिकॉर्ड में। अब इसका क्या जवाब है? कोई बतावे। और कांग्रेस में बैठे हुए सत्ता में लोग, आखिर वही छवि रंजन जेल जाता है। हाँ, वही छवि रंजन जेल जाता है, और इसके बाद बोलते हैं कि हेमंत सोरेन को फंसाया गया। दूसरा मैं कहता हूँ, ईडी वालों ने सरकार को पत्र लिखा, ग्रामीण विकास को, चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि भाई इन अफसरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने उस पत्र को ग्रामीण विकास के सचिव को इंट्रोज किया। उसके बाद वो पत्र अभी मिलता है नोटों के बंडल में। इसके बाद भी कल्पना सोरेन कह रहे हैं कि उसको फंसाया गया। भाई, आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? मैं 2 उदाहरण कर रहा हूं, बाकी उदाहरण मैं और भी दे सकता हूं। इस पर उनको जवाब देनी चाहिए। ये तो विधानसभा का ऑन रिकॉर्ड है। मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा, सीपी सिंह का उस रिकॉर्ड को चलाना चाहिए और सरकार से पूछना चाहिए कि जो आज कल्पना सोरेन ये कह रही है कि भाई हमारे पति को निर्दोष फंसाया गया, उस समय तो वो मुख्यमंत्री थे। एक विधायक, वो भी सीनियर विधायक, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री सरकार में रहे हैं, खड़े होकर के एक अफसर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और आप साहब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि निर्दोष है हेमंत सोरेन जी, उनको लोगों ने फंसाया है।
तो ऐसी असंख्य मामला है साहब। इसलिए ये कहना कि आप चोरी करेंगे और इसके बाद भी करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। बाबूलाल जी, और एक सवाल ये भी है कि जिस तरह का लैंड जिहाद, जैसे आप बीजेपी उठाती रही है, लैंड जिहाद, लब जिहाद, अब खनन जिहाद, कोयला जिहाद, क्या है ये बीजेपी का नज़र में, ये क्या है? ये चीज़ों को आप जरा विस्तार से दर्शकों को के विस्तार से क्या है कि लैंड जिहाद यानी जिस प्रकार से लोग जमीन को लोगों से लोग छीन रहे हैं, उसमें कई एक तरीका। एक तो लोगों ने फर्जीवाड़ा करके कहाँ कहाँ कलकत्ता से क्या क्या कागज़ बना करके उसको प्लॉटिंग करके बेचना। हाँ, मूल प्रति को चेंज करके, जैसे हमने कहा कि भाई भूमिहारी ज़मीन है, पहनाई ज़मीन है, सेलेबल नहीं होता है, गवर्नमेंट की जो जीएम लैंड है उसको भी फर्जरी कागज़ बना करके फिर उसको सेल करना। ये आम बात है, रांची में तो खूब हो रहा है, सारी क्षेत्रों में, पूरे झारखंड में। और दूसरी हमने कहा कि वर्ग विशेष के से जो लोग ताल्लुकात रखते हैं, काफ़ी ट्राइबल लड़कियों के साथ लोग शादी किए हुए हैं। शादी करना मैं बुरा नहीं मानता हूँ, अगर उनको कोई फर्स्ट वाइफ हो तो समझ में आता है, प्रॉपर्टी के यूज़ के, प्रॉपर्टी के लिए, दूसरा तीसरा चौथा, इस प्रकार की। भारत के लोगों के सहयोग, हिंदुओं के सहयोग से रामलला का और उसको लेकर आप मार्केट में जा रहे हैं, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? 14 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा का उपचुनाव, और मैं कह सकता हूँ कि इस बार 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। नहीं, लेकिन हमारी चौपाई जी से परसों मुलाकात हुई थी या लंबी चौड़ी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट और ईमानदारी के साथ सरकार चलाऊंगा नोटों के बंडल में। इसके बाद भी कल्पना सोरेन कह रहे हैं कि उसको फंसाया गया। भाई आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? पांच उनकी सभा हो चुका है, आज ही सभा है यानी जमशेदपुर लोकसभा का, तो छठा हो जाएगा। और 7वां अभी तक संथाल परगना में एक कार्यक्रम उनका आया है। तो आप देख सकते हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री जहां 14 लोकसभा सीट है, वहां अगर 6-7 स्थानों पर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता और जनता में एक नया उत्साह जगा है। बाबूलाल जी, आप बहुत सारा क्षेत्र भ्रमण करते हैं, शायद ये नेताओं को ही ज़्यादा पता होगा कि किस तरह से बैकवर्ड फॉरवर्ड का एक खेल खेला जा रहा है, उसको रोकने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम सब लोग अपने कार्यकर्ता, हम जिस बुनियाद पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो हमारा आधार है कार्यकर्ता, और दूसरा आधार है हमारा काम, और तीसरा जो हमारा आधार है विचारधारा। हम इन तीनों को लेकर के ही हम चुनाव के समर में हैं। कार्यकर्ता हमारा ये जो 2 विचार है, एक तो सरकार की जो उपलब्धि है 10 वर्षों की, और हमारी जो विचारधारा है, इनको लेकर के कार्यकर्ता फिर जनता के बीच आ रहे हैं। हम कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं लेते हैं, क्योंकि बाकी जो अपोजिशन में लोग राजनीति करते हैं, लोगों ने कुछ काम नहीं करते हैं साहब। सत्ता में आते हैं, कमाने में लग जाते हैं, साल भर ये सोए रहते हैं, और चुनाव के समय तब क्या करेंगे? या तो कोई दुष्प्रचार करो, या फिर जातिवाद की जहर घोलो, बस यही उनका एक आधार है। जातिवाद का जहर घोलने में आपके बीजेपी के भी जो जिनको टिकट मिला हो या ना मिला हो, वो लोग भी शामिल है क्या? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप कुछ कार्रवाई करेंगे या कुछ? मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हमारे लोग शामिल है। ठीक है, कुछ लोग जब कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार की बात बोलते हैं तो कहीं कहीं प्रति उत्तर में इस प्रकार के भाव आ जाता होगा, लेकिन चूंकि हमारी पार्टी जहां कहीं भी संज्ञान में आता है तो हम लोग सख्त हिदायत देते हैं कि भाई हमें इस शॉर्टकट रास्ता में नहीं जाना है। बाबूलाल जी, एक सवाल ये भी है कि जैसे आप देख लें कि
आप लोगों ने भी कंप्लेन किया है, बीजेपी ने कंप्लेन किया। बोकारो के जो एसपी हैं उनका गृह क्षेत्र भी धनबाद है और वो लोकसभा चुनाव भी धनबाद है। आप उनको लेकर क्या मानते हैं कि आपने तो कंप्लेन किया, क्या रिजल्ट आया? लोग, चूंकि लोग हताश हैं। देखिए रिजल्ट क्या आया, हमारा काम होता है कि भाई इलेक्शन कमीशन को सूचना देना, और हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को देखे और निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव में ये लोग कोई गड़बड़ी न करे। चलिए थोड़ा गांडे पे बात कर लेते हैं बाबूलाल जी, क्योंकि संथाल जब हम गिरिडीह पार करते हैं तो आपका कर्म भूमि माना जाता है। गांडे का रिजल्ट अब क्या देख रहे हैं? क्योंकि कल्पना सोरेन को एंट्री कराया गया है और उनको एक लॉन्चिंग पैड मिला है। जाहिर तौर पे किसी की पार्टी की हैं, महिला हैं, लॉन्चिंग पैड मिला है, एज है उनके पास। एक काम का तो हम नहीं कह सकते क्योंकि काम उनका देखा नहीं, लेकिन उनका क्रेज मार्केट में बढ़ता जा रहा है। कैसे रोकेंगे आप लोगों को? देखिए रोकने की बातें नहीं है भाई, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक आधार है। ठीक है, हम पिछले बार चुनाव हार गए थे लेकिन मामूली वोटों से हम हारे थे, और मैं कह सकता हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कोडरमा लोकसभा में भी मजबूत है और कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत ही गांडे विधानसभा भी आता है, वहां भी हम मजबूत हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार के चुनाव गांडे विधानसभा का उपचुनाव भी कोडरमा लोकसभा के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बाबूलाल जी चलते हैं थोड़ा धनबाद, क्योंकि धनबाद में शुरू से आप भी इस मुद्दा को उठाते रहे हैं कि करीबन लाखों करोड़ों रुपए का, मैंने 125-50 हज़ार करोड़ रुपया का वहाँ पर कोयले की चोरी हुई है। ढुल्लू जी ने ये कई बार इस विषय को उठाया, कई मंचों पे उठाया, विधानसभा में उठाया, कई बार धरना प्रदर्शन किए, आपने भी कई बार किया। इसको लेकर आप कितना सजग हैं? आगे इस पर अभी भी जो खबर आ रही है कि वहाँ पर फिर से कोयला चोरी स्टार्ट हो गई है, कारण क्या है? इसकी उत्पत्ति क्यों है? देखिए मैं कहूँगा कि अगर राज्य सरकार का काम होता है कि सब कानून व्यवस्था को ठीक रखना, लेकिन राज्य सरकार ही अगर इस प्रकार की गड़बड़ करने वालों को अगर प्रोटेक्शन देते हैं, क्यों डीआईजी बन के संजीव कुमार को तो रख दिया गया धनबाद में एसएसपी के पद में ही। तो मैं वही कह रहा था कि हर कोई जानता है, तो जहाँ इतनी गड़बड़ी होगी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि भाई जैसे कि देश के प्रधानमंत्री बार बार हर मंच से कहता है, जिन लोगों ने भी लूटा है उसको पाए पाए हम निकालेंगे, वसूल करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो लोग आज लूट रहे हैं वो ये मुगलते में नहीं रहे कि हमने लूट लिया है तो बड़ी वीर हैं, तो जब पकड़े जाएंगे तो सब निकाला जाएगा। और कई एक तथ्य मिला भी है तो हमने भारत सरकार को पत्र भी लिखा है उसकी जांच के लिए, और हम उम्मीद करते हैं चुनाव के बाद जरूर उस पर कार्रवाई भी होगी। बाबूलाल जी, संथाल परगना आपके लिए बहुत इस बार नाक की विषय है, बीजेपी के लिए भी नाक की विषय है, क्योंकि आपने सोरेन परिवार के एक महत्वपूर्ण कड़ी को तोड़ दिया है। उनका नाम सीता सोरेन है। संथाल में आपकी व्यूह रचना क्या है? क्या संथाल को आप देखते हैं? उनकी संथाल का डेमोग्राफी चेंज हो गया, टोपोग्राफी चेंज हो गया, वहाँ पे जो वोट का आप रेशियो देखेंगे वो भी सारे चेंज हो गए। क्या सोचते हैं आप संथाल को लेकर? देखिए आज संथाल परगना में जो खास करके ट्राइब्स संथाल है या पहाड़िया है, वो आज बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके इस चुनाव में लोग काम कर रहे हैं, जो पहले दिखाई नहीं पड़ा। यानी आज वहाँ की जो डेमोग्राफी जो चेंज हुआ है, खास करके जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण, और धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे हैं, पांव पसारते जा रहे हैं, तो आज उनको भी ये बात की एहसास है। अब उनको ये लगने लगा है कि अगर हम अपने ज़मीन को बचाना है, बहु बेटियों की इज्जत को हमें बचानी है, तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो अपीचमेंट नहीं करती है, और उनके साथ हम जुड़ेंगे तो हमारी अस्तित्व भी बचेगा, हमारी ज़मीन भी बचेगी, ज़मीर भी बचेगा। तो आज बीजेपी के साथ लोग जुड़े हैं और बड़ी तादाद में लोग काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आने वाला जो समय है, चुनाव होगी तो आप देखेंगे संथाल परगना पहले भी हम 2 सीट जीते थे, 1 सीट हम हारे हुए थे।
इस बार 3 के तीनों लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगे। सीता सोरेन को जो आपने लाया है उसमें कितना एडवांटेज बीजेपी को मिलेगी? देखिए, सीता सोरेन जो कि दुर्गा सोरेन की पत्नी है और जिस प्रकार से उनके घर में वो अपमानित थी, या हम कह सकते हैं संभवतः वो घूंट घूंट करके वहाँ रह रही थी। विधायक थी, लेकिन जब मान सम्मान नहीं हो तो आदमी विचलित हो जाते हैं, और वैसी हालत में वो भारतीय जनता पार्टी में आई है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको साथ दिया है और अच्छी तरह से साथ हमने दिया है, और हम भी चाहते हैं कि हमें पार्टी हमारी चाहती है कि भाई वो, चूँकि वास्तव में अगर आप कहें कि जेएमएम के असली उत्तराधिकारी तो वही थी, लेकिन राजनीति के उथल पुथल में उनको लोग बाहर कर दिए, और आज वो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही है, लगातार घूम रही है। बाबूलाल जी, चोम्पाई सोरेन जी के बारे में बार बार ये बातें मार्केट में आ रही है कि अगर कल्पना सोरेन जीत जाती हैं तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा, मुख्यमंत्री से हटा दिया जाएगा। इसमें आपका क्या मानना है? भारतीय जनता पार्टी का क्या मानना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनके घर में क्या होगी ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये उन लोगों का मामला है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि भाई चंपाई सोरेन जी को, क्योंकि जमशेदपुर में हम लोग बैठे हुए हैं, वो भी यहीं के हैं। मैं कह रहा हूँ कि उनको मजबूती से काम करना चाहिए, लेकिन उनका अभी तक जो काम करने का जो रंग ढंग है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं वो अच्छा नहीं दिखता है। जैसे आपने देखा पिछले दिनों नोट के बंडल के साथ साथ वही ईडी का पत्र भी मिला। हमने उस दिन भी मांग की थी, भाई इस प्रकार की ईडी ने जो कार्रवाई करने के लिए लिखा है तो चंपाई सोरेन को बिना विलंब किए उन सब पत्रों का संज्ञान में लेना चाहिए, उसके एफआईआर होनी चाहिए, और फिर किसने फाइल को दबा के रखे थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, तो लगता है कि शायद बुढ़ापा में उनके लिए भी अच्छे नहीं बीतने वाला है। नहीं, लेकिन हमारे चौपाई जी से परसों मुलाकात हुई थी या लंबी चौड़ी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट और ईमानदारी के साथ सरकार चलाऊंगा, और शायद आपकी भी कभी बात होती हो तो आपने कोई सुझाव दिया, क्योंकि आप भी मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके काफ़ी करीबी रहे हुए हैं चंपाई सोरेन जी। नहीं, मेरा कोई प्रत्यक्ष तो बातें नहीं हुई है, लेकिन मैं आप सब लोगों के माध्यम से या पत्र लिख करके भी मैंने कहा कि भाई इस प्रकार की जो गड़बड़ी होती है इसको जांच कराइए। अगर आज आप नहीं कराएंगे तो आने वाले कल जांच जब होगी तो ऐसा ना हो कि बुढ़ापा में फिर आपको हटवार जाना पड़ जाए। बाबूलाल जी, और राज्य की जनता ये अब जानना चाहती है, आपसे तो सीधे संवाद नहीं हो पाती है, अब किसकी बारी? ईडी अब किसको, किस मंत्री, किस विधायक, किस अधिकारी? राज्य के जनता में ये कौतूहल है। हम पानी पूरी खाने जाते हैं, आज ही जमशेदपुर गए, तो भैया अब किसको पकड़ेगा ईडी? देखिए भाई, जिन्होंने पैसा छुपा करके रखे होंगे पकड़ेगा तो उन्हीं को पकड़ेगा ना, किसको पकड़ेगा? बाकी ईडी किसको करेगा? ईडी के कोई हम प्रवक्ता तो नहीं, ईडी से मेरा कोई संबंध भी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि चोर सिपाही उन्हीं के घर जाएंगे पकड़ने के लिए, जो दागी होंगे, जिन्होंने चोरी किया होगा तो उन्हीं के यहाँ जाएंगे। बाकी आप एक बार आरोप लगाए थे कि होटवार जेल से फ़ोन आता है और तमाम चीज़ों को होटवार जेल से ही मैनेज किया जा रहा है, आपने आरोप लगाया था, आपके प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया था, इलेक्शन कमीशन को भी लिख के दिया गया था। क्या है ये थोड़ा होटवार जेल? जो जितना जो जानकारियाँ मिलती है जिस ढंग से, और उस समय आपने देखा होगा एक दिन डीसी और एसपी ने जा कर के छापा मारा और उन लोगों ने बयान दिया यहाँ कुछ भी नहीं होता है, और इसके बाद फोटो सेशन हुआ। तो उसको देख करके लगा कि भाई ये तो प्रायोजित था, ऐसे कोई छापा मारता हो और कोई फोटो सेशन होता मैंने कभी नहीं देखा है, ना मैंने सुना कभी। तो आज भी देख रहे होंगे कई घरों में ईडी छापा मारती है, इतनी सारे नोट भी पकड़ते हैं, लेकिन कभी उन लोगों का कोई फोटो सेशन आपने नहीं देखा होगा। सिर्फ नोट के फोटो आते हैं, सिर्फ नोट के फोटो आते हैं, वो भी साइट पे। कौन अफसर रहते हैं कौन नहीं होते हैं, ये लोग बड़ा जेल में गया तो फोटो सेशन।
तब ये लगा कि इसका अर्थ ये होता है इन लोगों के पास सब सूचना थी और सूचना करके ये लोग वहाँ गए। इसका मतलब है कि वहाँ जेल से ये सारे धंधे हो रहे हैं। क्या प्रत्याशियों को या वोट मैनेजमेंट किया जा रहा है क्या जी? बिल्कुल किया जा रहा है। कई लोगों ने बताया, ये लोग नाम नहीं, हमने कहा यार मोबाइल नंबर तो दे दो, लेकिन वो देने में लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। कभी ना कभी तो हम प्राप्त कर ही लेंगे। मैंने आप कर लेंगे प्राप्त। हाँ, जो बताते हैं कि हमको टेलीफोन वहाँ से आया था, इतना तक तो हमको लोग बताते हैं। खाली यही नहीं बताते हैं यार कौन नंबर से आया था, मैं उस नंबर को चेक करवा लूँगा, लेकिन बोलता है सर इसके लिए छोड़ दीजिए। तो इतना तक अगर हमें पहुंचा है तो उन लोगों को मैंने बोला कि आज तो मैं छोड़ दिया, नहीं तो अगला बार तुम्हारे ही नंबर में जांच करवा दूंगा। ये तुमको किस नंबर से इस नंबर से आता है चक्कर में। तो कहने का अर्थ है कि इतना आसान नहीं है कि कभी कभी लगता है कि जो सूचना का जो केंद्र है उसको नहीं बिगाड़े इस सब में। बाबूलाल जी, आजसू आपके साथ है। आजसू का भी एक गिरिडीह लोकसभा में आजसू भी प्रत्याशी हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी। कितनी समन्वय बन पाई है आपके और आजसू के अंदर? देखिए, समन्वय बना है और थोड़ा बहुत स्वाभाविक है कि जब आजसू के प्रत्याशी है तो हमारे कार्यकर्ताओं की होती है कि भाई हमको नहीं पूछा। ये चुनाव के समय होते रहता है, पार्टी के अंदर में भी चलते रहता है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि गिरिडीह लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार हैं वहाँ आजसू के, तो आराम से वो सीट हम जीतेंगे। और उसकी भी मैं आपको गणित समझा देता हूँ कि बहुत भारतीय जनता पार्टी वहाँ सिटिंग सीट रहा है हमारा, और सिटिंग सीट हमने दिया है। भारतीय जनता पार्टी का उस लोकसभा सीटों पर वोट हमारा है जो हम अपने वोट के बल पर ही जीतते थे। उसमें से आजसू का कोई वोट की कंट्रीब्यूशन नहीं के बराबर होता था। अब जिस वर्ग से वो आते हैं ये वोट तो हमारे साथ है, ये वोट जेएमएम को नहीं दे सकता है, ये सबके सब वोट देगा हमारे सहयोगी दल आजसू को ही देगा, चंद्र प्रकाश चौधरी को ही लोग देंगे। और अब जिस बिरादरी से चंद्र प्रकाश चौधरी आते हैं उस बिरादरी में भी अब ये मंथन शुरू हो गया, भाई जीतने वाला को ही हम लोग क्यों नहीं दें, वोट क्यों खराब करें, क्योंकि ये तो ऐसे भी जीतेंगे, जो कि पहले भी जीतते ही रहा है ना वो सीट बीजेपी, लगातार बीजेपी जीतते रहा है, रविंदर पांडे जी जीतते रहा है। तो जो वोट रविंदर पांडे जी को मिलता था बीजेपी का, वो वोट तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक सारे लोग वोट डालेंगे उसमें से, इसलिए कोई दुविधा नहीं है। और कार्यकर्ता भी इस बात को जान रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ता भी आप सब काम में लग रहे हैं सब लोग। दो सवाल हमारा और है। एक गोड्डा सीट, एक तरफ निशिकांत जी हैं, एक तरफ प्रदीप यादव है। प्रदीप यादव के रणनीति को आप ज़्यादा जानते हैं क्योंकि प्रदीप यादव आपके साथ भी थे, तो वो चुनाव कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, चुनाव तो हर लोकसभा के चुनाव महत्वपूर्ण है। जहाँ तक गोड्डा में कहा तो प्रदीप यादव पिछले बार भी लड़े थे चुनाव, अभी नहीं लड़ाया था कोई, ऐसा नहीं है कि हाँ आप ही लड़ाए, ठीक है ना। लेकिन पिछले बार भी वो गठबंधन के प्रत्याशी थे, लेकिन परिणाम सबके सामने है। इस बार भी उसी गठबंधन के वो प्रत्याशी हैं, लेकिन बाबूलाल जी कहीं और है। तो उस मैं कह रहा नहीं हम कहीं और हैं, तो इसलिए परिणाम वही होगा जो 2014 में परिणाम आया था, बल्कि उससे बेहतर होगा इस बार। एक सवाल ये है कि धनबाद सीट हॉट सीट हो चुका है, चाहे वो जातिगत मामले में हो, धनबल के मामले में हो, जनबल के मामले में हो। आपका बीजेपी प्रत्याशी को आप कहाँ पाते हैं? आपको और क्या क्या करना पड़ सकता है धनबाद में? नहीं, करना क्या है कि हम लोगों ने प्रत्याशी को कहा कि आप खूब घूमो, जनता के बीच आओ, सब लोगों से मिलो। नहीं डांटे नहीं, हम लोगों ने कहा कि सबसे मिलो, सबसे जाना बस, और मेहनत करो, कोई चिंता की बात नहीं है। वहाँ पे जो पीएन सिंह जी थे वो थोड़ा नाराज चल रहे थे, राज सिन्हा जी थोड़ा नाराज चल रहे थे, कोई संदेश है? मैं नहीं समझता हूँ। कैसा होता है कि जब एक तो वो सांसद थे तो स्वाभाविक है उनकी इच्छा रही है, तो थोड़ा सा होता है, कोई मैंने नया कुछ ऐसी बातें हैं ऐसा कुछ नहीं है।
राज सिन्हा चुनाव लड़ना चाह रहे थे, नहीं मिला तो थोड़ा बहुत मन में था, लेकिन अब समय के साथ वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। बाबूलाल जी, एक चीज़ और है जो हवा में तैर रही है, बातें शायद आपको पता होगी कि राज्य में राज्य राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई और कई बड़े कार्रवाई हम लोग देख सकते हैं, हो सकता है इस राज्य में और बड़ी कार्रवाई ईडी करे, चूँकि लगातार पूछताछ ईडी की चल रही है। क्या राज्य इस पर राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है? नहीं, मैं इस बारे में नहीं कह सकता और मुझे वैसा कुछ लगता नहीं है। अगर 14 सीटों में 12 सीट बीजेपी के पास थी, बाबूलाल जी आने के बाद कितने और प्लस होंगे, कितने वोट के मार्जिन बढ़ेंगे? देखिए, क्योंकि आपके लिए भी बहुत बड़ा ये देखिए, मैंने बार बार कहा कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन 12 सीट जीते थे, 11 भारतीय जनता पार्टी, 1 आजसू पार्टी। उसके बाद गीता कोड़ा फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और चुनाव लड़ी, तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि 13 सीटें। और उसके बाद 1 सीट हमारे खाते में नहीं थी, तो 14 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा का उपचुनाव। और मैं कह सकता हूं कि इस बार 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, गठबंधन के खाते में जाएगी। क्योंकि मैं राष्ट्रपति शासन की बात क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ ईडी विषय नहीं है, बहुत सारे लोग निष्कासित हो चुके हैं जेएमएम से, बहुत विधायक निष्कासित हो चुके हैं, कुछ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस स्थिति में संख्या बल भी बीजेपी जेएमएम की घटी है, इसको आप कैसे ले रहे हैं? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इस वक्त ये कहना जल्दीबाजी होगी, कोई राष्ट्रपति शासन की ओर जाएगी, मैं इस प्रकार की हम अभी देख नहीं रहे हैं। बाबूलाल जी, आपके कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है, राज्य के जनताओं को क्या संदेश है, जनता को क्या संदेश है आपके इस प्लेटफॉर्म? कार्यकर्ता को तो मैं कहूँगा कि भाई देश के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार फिर से शपथ लेंगे, तो हमारे पास जितनी भी जो बचे हुए समय है, बिल्कुल दिन रात हमको सबको मेहनत करनी है। और जनता से भी हम यही आह्वान करेंगे, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले 5 साल ही नहीं बल्कि अगले 25 साल की विजन लेकर के काम कर रहे हैं कि हमको भारत को विकसित भारत बनाना है, समृद्धशाली भारत बनाना है, मजबूत भारत बनाना है। उसमें राज्य के तमाम मतदाताओं से हमारा अपील होगी, सबों का उसमें साथ चाहिए, सहयोग चाहिए और सब लोग निर्भीक होकर के मतदान करें। वोटरों के लिए क्या आप कहेंगे? वही करें ना, निर्भीक हो। हाँ, बीच में वोटिंग रेशियो कम हुआ था, झारखंड ने बढ़ा दिया, कई राज्यों ने बढ़ा दिया। साथ लास्ट जो चुनाव हमारे यहाँ हुए प्रथम चरण का, झारखंड के लिए प्रथम चरण का, उसमें अच्छे प्रतिशत गए हैं। आगे जनता से क्या अपील करेंगे? नहीं, आगे भी हम कहेंगे कि उससे और बेहतर मतदान प्रतिशत बढ़े। और हम सब लोगों ने कार्यकर्ताओं को भी बार बार यही निर्देश दे रहे हैं, जो बैठकें होती है एक ही चीज पर हम लोग फोकस करें, अधिक मतदान हो। इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए क्या है आपके पास सुझाव? देखिए, मैं कहूँगा कि वो लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स करना छोड़ दे, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करे, काम करे वो लोग जनता के बीच। मैंने संविधान नहीं बदलेगा। संविधान तो वही लोग छेड़छाड़ करते हैं ना, संविधान के अनुसार तो वो लोग खुद ही चलना नहीं चाहते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने कहा, चूंकि आप ट्राइबल लीडर हैं इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, कि मैं ट्राइबल महिलाओं को खटाखट फटाफट करके 1 लाख महिलाओं को मैं लाखपति बनाना चाहता हूँ। कितना सच्चाई है इस बात में? देखिए, मैं एक बात कहूँगा भाई, आज कई एक राज्यों में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कर क्या रहे हैं ये? क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि हम सत्ता में आ नहीं रहे हैं, पहले वो हार मान चुके हैं। अब तो नक्शे से ही वो गायब देखते हैं, कहीं राहुल गांधी का कोई आप देख रहे हैं? उनके लोग भी शायद उनको नहीं बुला रहे हैं मीटिंग करने के लिए। कारण क्या है? जान रहे हैं ये जहाँ जाएंगे लुटिया डुबा देंगे राहुल गांधी। अब हमको बताइए ना, हमको लगता है 1 सप्ताह से हम अखबारों में भी राहुल गांधी का कहीं हम नहीं देखते हैं।
हम टेलीविज़न तो नहीं देख पाते हैं क्योंकि रोज़ घूमना रहता है यहाँ से वहाँ, लेकिन हम मोबाइल में तो देखते हैं, गाड़ी में भी चलते चलते, तो कहीं दिखता ही नहीं, उनका आता पता ही नहीं लगता है। और जो व्यक्ति चलते चलते मुद्दा बदल देता हो, वे उनके ऊपर कितना भरोसा करेंगे। अब तो सीन से ही गायब है। अब फिर वो लोग आपस में ही लड़ते हैं और कहते हैं हम लोग मिलकर के इस देश में सरकार बनाएंगे। पंजाब में लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं ना, कांग्रेस सारी। तो ये विचित्र है, जब आपस में अब इतने लड़ेंगे तो जनता आपके ऊपर क्या भरोसा करेंगे। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई इनके यहाँ अगर ये लोग तो 5-5 प्रधानमंत्री है, 1-1 साल करके चलाएंगे। हर लोगों के अलग अलग घोषणा पत्र है। आपसे अंतिम सवाल जो कि हर एक हिंदू व्यक्ति सुनना चाहता हो, रामलला को आपने प्रतिष्ठित किया है, बीजेपी ने प्रतिष्ठित किया है, भारत के लोगों के सहयोग, हिंदुओं के सहयोग से रामलला का, और उसको लेकर आप मार्केट में जा रहे हैं, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, मार्केट में उसको लेकर के हम लोग जा नहीं रहे हैं, मार्केट में यूं ही है पब्लिक के बीच में, क्योंकि राम तो लोगों के दिलों में बसता है। और जहां राम जन्मभूमि की जो बातें हैं कि 500 साल तक वहां संघर्ष चला, लेकिन आप ही का कांग्रेस का नेता आज हेमंत सोरेन को राम बना दिए ट्विटर में। मैंने देखा कि हमें तो लगा कि इतनी बेशर्मी का भी कोई हद होता है। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई असंख्य जो हिंदू समाज है, सनातनी है, जो राम भक्त है, उसको अपमानित। तो ये डॉक्टर है इरफान अंसारी, हमारे डॉक्टर है, लेकिन लगता है कि कौन सी का डॉक्टर है ये समझना पड़ेगा। कहाँ की डॉक्टर है या कहाँ के डॉक्टर है, ये बड़ी मुश्किल है। भाई आप, एक मुजरिम है, वो जेल में बंद है, और वो भी किस करप्शन के आरोप में। आप उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? राम से कर रहे हैं। ये तो उनको ये तो नहीं लग रहा है कि आलमगीर जी जेल चले जा रहे हैं, मंत्रिमंडल खाली नहीं, वही हमने तो लिखा भी है भाई, इसको क्या बोलते हैं, चमचागिरी की भी कोई एक सीमा होती है। आप चमचागिरी करिए उनकी, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री बनने के लिए आपको जितना करना है उनकी तेल मालिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उस प्रभु राम को, जो इस धरा के जो एक बड़ी आबादी है, उसको अपना आराध्य मानते हैं, मानवता की वो एक मिसाल है राम, और उसको किसके साथ तुलना कर रहे हैं? यानी इस राम को तो वो उनके अस्तित्व को ही नकार रहे हैं, वो तो उन्होंने नकली कहा है। और जो एक आरोपी है, यानी जमीन के घोटाला के आरोप में जो जेल में बंद है, उसको असली राम कह रहे हैं। अब ये तो आप एक प्रकार से बीस बो रहे हैं ना, सांप्रदायिक माहौल बिगड़े इसकी आप कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। और हम तो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। भाई एक विधायक इस प्रकार के राम के बारे में कैसे वो बोल सकते हैं? और उसमें भी वो मुसलमान है, इस बात को भी उनको पता है कि समाज में क्या भाव पैदा हो सकता है एकदम में। चलिए बाबूलाल जी, आपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में इतना समय हमारे चैनल के लिए, हमारे दर्शक के लिए, झारखंड के लोगों के लिए निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे इसी तरह सवाल करते रहेंगे। अब अंतिम में जब दुमका या उस संथाल का चुनाव होगा तब आपके साथ मैं बैठूंगा, और आपने हमें यह कहा कि इस बार हम बेहतर परिणाम करेंगे। 13 था तो 14। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपको एक बेहतर जीत हासिल हो, आपकी पार्टी को बेहतर जीत हासिल हो, और राज्य को उस मुकाम तक ले जाएं, देश को उस मुकाम तक ले जाएं जहां हम देखना चाहते हैं। चलिए, आपके दर्शकों को भी, आप सबको बहुत बहुत हमारी ओर से, भारत के लोगों के सहयोग, हिंदुओं के सहयोग से रामलला का, और उसको लेकर आप मार्केट में जा रहे हैं, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? 14 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा का उपचुनाव, और मैं कह सकता हूँ कि इस बार 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी।
नहीं, लेकिन हमारी चंपाई जी से परसों मुलाकात हुई थी या लंबी चौड़ी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट और ईमानदारी के साथ सरकार चलाऊंगा नोटों के बंडल में। इसके बाद भी कल्पना सोरेन कह रहे हैं कि उसको फंसाया गया। भैया आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।